अब सोचिए जरा कि जब देश का सबसे पावरफुल जज खुद एक केस सुनने से पीछे हट जाए तो सवाल उठता है कि क्या सच में जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, या फिर ये सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी है। और अगर सीजे सूर्यकांत ही कहे कि आई विल बी अक्यूज्ड ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर सिस्टम के अंदर कितनी गहरी टेंशन चल रही है। तो क्या ये एक ऑनेस्ट स्टेप है या एक डेंजरस प्रेसिडेंट? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चीफ जस्टिस ही केस नहीं सुन सकता तो कौन सुन सकता है? ये पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था जब सीजे सूर्यकांत ने 20 मार्च को एक बहुत ही क्रूशियल केस से खुद को अलग कर लिया। अब ये केस चैलेंज करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ को, जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड 2023 का एक्ट। ये वही लॉ है जिसका एक बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे सीजीआई को हटाकर एक यूनियन मिनिस्टर को सिलेक्शन पैनल में इंक्लूड किया गया। सिंपल शब्दों में जो इंस्टीट्यूशन इलेक्शंस का गार्डियन है उसके सिलेक्शन प्रोसेस को ही चैलेंज किया जा रहा है। और जब हियरिंग शुरू हुई तो सीजीआई सूर्यकांत ने कह दिया था कि आई विल बी अक्यूज्ड ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बस यही एक लाइन ने पूरी डिबेट को इग्नाइट कर दिया। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक सिग्नल था कि जुडिशरी के अंदर भी एक डीप डिस्कम्फर्ट एग्जिस्ट करता है जब बात अपने ही इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हो। इसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये केस 7 अप्रैल को एक नए बेंच के सामने लिस्ट हो, और खास बात ये थी कि उस बेंच में वो जजेस नहीं होने चाहिए जो फ्यूचर में सीजीआई बनने के लाइन में हो। और यहीं से कंट्रोवर्सी और इंटेंस हो गई, क्योंकि सवाल ये है कि क्या एक चीफ जस्टिस अपने सक्सेसर जजेस के लिए पहले से डिसाइड कर सकता है कि उन्हें रिक्यूज होना चाहिए या नहीं। अब ये केस है डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, और इंटरेस्टिंगली ये पहली बार नहीं है जब चीफ जस्टिस ने इस केस से रिक्यूज किया हो। इससे पहले भी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट सीजीआई संजीव खन्ना ने 2024 में इसी केस से खुद को अलग कर लिया था। तो अब दो चीफ जस्टिसेस एक ही केस से पीछे हट चुके हैं। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या एक सिस्टमिक इशू? अब थोड़ा बेसिक समझते हैं कि रिक्यूजल होता क्या है। लॉ का एक गोल्डन प्रिंसिपल है नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ, मतलब नो वन शैल बी अ जज इन देयर ओन कोर्ट। अब ये नेचुरल जस्टिस का फाउंडेशन है, लेकिन मॉडर्न जुडिशरी ने इसको इवॉल्व किया है। और अब सिर्फ एक्चुअल बायस नहीं बल्कि रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस भी काफी है रिक्यूजल जस्टिफाई करने के लिए। मतलब अगर एक आम इंसान को लगता है कि जज इम्पार्शियल नहीं हो सकता तो जज को स्टेप असाइड कर लेना चाहिए। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, इंडिया में कोई क्लियर स्टैट्यूट नहीं है जो रिक्यूजल को गवर्न करे। सब कुछ जज की अपनी कॉन्शियंस पे डिपेंड करता है। कोई पार्टी जज को फोर्स नहीं कर सकता रिक्यूज होने के लिए, ये एक पर्सनल डिसीजन है। कंपेयर करो यूएस से, जहां सेक्शन 455 ऑफ टाइटल 28 क्लियरली कहता है कि जज मस्ट डिस्क्वालीफाई देमसेल्व्स इन एनी प्रोसीडिंग इन विच देयर इम्पार्शियलिटी माइट रीजनेबली बी क्वेश्चनड। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जो पूरा नैरेटिव को उल्टा कर देता है। एक प्रेसिडेंट है जो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। ये है एनजैक केस, जहां प्री जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का पूरा सिस्टम चैलेंज हुआ था। केस था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। अब इस केस में जस्टिस जेएस खेहर के अगेंस्ट रिक्यूजल डिमांड की गई थी। रीजन सिंपल था, वो फ्यूचर में सीजीआई बनने वाले थे, तो उनका एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट था कि कॉलेजियम सिस्टम रहे या एनजैक आए, लेकिन उन्होंने रिक्यूज होने से मना कर दिया। और उनका रीजनिंग क्या था कि 2 पावरफुल पिलर्स पे बेस्ड था। पहला कि ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ उनका नहीं था बल्कि बेंच के हर जज का था, क्योंकि हर जज या तो कॉलेजियम का हिस्सा बनेगा या एनजैक के अंदर काम करेगा। तो अगर सबको कन्फ्लिक्ट है तो कोई भी केस नहीं सुनेगा। और दूसरा, उन्होंने इन्वोक किया डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, कि डॉक्ट्रिन कहता है कि जब कोई और ऑप्शन ही ना हो तो जज को कन्फ्लिक्ट के बावजूद केस सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भी रिक्यूज हो गए तो जस्टिस सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। उन्होंने क्लियरली कहा कि इफ आई वर टू accede to the prayer for my recusal, I would be initiating a wrong practice and laying down a wrong precedent। अब कंपेयर करो इसको करंट सिचुएशन से, यहाँ भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। हर सुप्रीम कोर्ट जज पोटेंशियल फ्यूचर सीजीआई है, क्योंकि इंडिया में सीनियरिटी कन्वेंशन ही फॉलो होता है। तो अगर चीफ जस्टिस को लगता है कि उनका कन्फ्लिक्ट है तो लॉजिकली हर जज का कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। तो फिर कौन बचा केस सुनने के लिए? इसीलिए क्रिटिक्स कह रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यहाँ अप्लाई होना चाहिए था, मतलब कन्फ्लिक्ट को एक्नॉलेज करो लेकिन केस सुनो। लेकिन यहाँ क्या हुआ, चीफ जस्टिस ने खुद रिक्यूज किया और साथ ही एक डायरेक्शन दे दी कि कौन जजेस बेंच में नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे एक और मेजर इशू रेज होता है, रिक्यूजल एक पर्सनल डिसीजन होता है, ये जज की अपनी कॉन्शियंस पे डिपेंड करता है। तो क्या एक चीफ जस्टिस अपने सक्सेसर्स के लिए पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें रिक्यूज होना चाहिए? क्या ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है? और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है, जुडिशरी में सक्सेशन प्रिडिक्टेबल नहीं होता।
कभी किसी जज की रिटायरमेंट एडवांस हो सकती है, कभी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं। तो जो जज आज लाइन ऑफ सक्सेशन में नहीं है वो कल चीफ जस्टिस बन सकता है। तो क्या ये प्री डिसाइडेड एक्सक्लूजन लॉजिकली फ्लॉड नहीं है? और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि चीफ जस्टिस ने खुद को कन्फ्लिक्ट के बेसिस पे रिक्यूज किया, लेकिन फिर भी उन्होंने एज मास्टर ऑफ द रोस्टर डिसाइड किया कि बेंच कौन बनाएगा। तो सवाल ये उठा है कि अगर कन्फ्लिक्ट है तो क्या बेंच डिसाइड करना भी कन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं है? ये सिचुएशन कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं ओम बिरला के कंट्रोवर्सी से, जहां नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम ये डिबेट हुई थी कि क्या स्पीकर खुद डिसाइड कर सकता है कि उनकी जगह कौन प्रिसाइड करे। गवर्नमेंट ने कहा था कि स्पीकर का पोस्ट वेकेंट नहीं होता, लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का परसेप्शन फिर भी एग्जिस्ट करता है। अब ये पूरा एपिसोड एक और बड़े गैप को हाईलाइट करता है और वो है जुडिशियल रिक्यूजल के लिए क्लियर लॉ का एब्सेंस। इंडिया में ना कोई स्टैट्यूट है, ना कोई बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट जो सुप्रीम कोर्ट जजेस पे अप्लाई होता है, और ना ही कोई मैकेनिज्म है रिक्यूजल डिसीजंस को रिव्यू करने का। इसका रिजल्ट क्या होता है? हर जज अपनी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्शियंस के बेसिस पे डिसाइड करता है। कभी कोई रिक्यूज करता है, कभी कोई मना कर देता है। कंसिस्टेंसी का लैक है और ट्रांसपेरेंसी भी लिमिटेड है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये टाइम है एक क्लियर फ्रेमवर्क बनाने का, एक ऐसा सिस्टम जहां रिक्यूजल डिस्क्रिशनरी नहीं बल्कि रेगुलेटेड हो, जहां क्राइटेरिया डिफाइंड हो और जहां अकाउंटेबिलिटी भी हो। क्योंकि ये केस सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी का नहीं है, ये फंडामेंटली इस बात से जुड़ा है कि इलेक्शंस का गार्जियन कौन अपॉइंट करेगा। और जब इस सवाल का जवाब एक ऐसे बेंच पे डिपेंड करे जो इनफॉर्मल डायरेक्शन से कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। 2 चीफ जस्टिस ऑलरेडी रिक्यूज कर चुके हैं। एक प्रेसिडेंट एनजैक का है जो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देता है कि केस सुनना चाहिए, लेकिन रियलिटी क्या है? कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंट्रोवर्सी। तो एंड में सवाल वही है, क्या चीफ जस्टिस का ये स्टेप जुडिशियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है या फिर एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करता है जो फ्यूचर में और ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा? क्या रिक्यूजल एक शील्ड बन रहा है या एक एस्केप रूट? और सबसे इम्पोर्टेंट, जब जुडिशरी खुद अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने में डिवाइडेड दिखे तो पब्लिक ट्रस्ट का क्या होगा? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Logic.